नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीए सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 25वां दिन है प्रखर एमसीक्यू बैच का, जिसमें आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री चालू करेंगे, जिसका आज पहला टॉपिक दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से लोधी वंश तक देखेंगे। इसमें टोटल दोस्तों हम लोग 100 एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करने कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के संबंध में वर्णन करने का रहा है। ये सब साहित्यिक स्रोत हैं दोस्तों कि मेडावल हिस्ट्री को हम लोग इसी पुस्तक के जरिए जानते हैं। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। तो बताना है कि ताज उल नासिर के लेखक कौन थे। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ताज उल नासिर के लेखक कौन थे? तो हसन निजामी। हसन निजामी कौन थे? हसन निजामी ताज उल नासिर के लेखक थे। ताज उल नासिर के लेखक हसन निजामी। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तो मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज लिखे थे। तबकात ए नासरी को कौन लिखे थे? मिनहाज उस सिराज। और तारीखे फिरोज शाही कौन लिखे थे? तारीखे फिरोज शाही बर्नी ने लिखे थे, बर्नी ने। और फवाद उल फुवाद किन्होंने लिखा था? हसन सिज्जी दिहलवी। हसन सिज्जी दिहलवी ने लिखा था। तो हसन सिज्जी दिहलवी ने क्या लिखा था? तो फवाद उल फुवाद। यहीं पे कुछ और किताब लिख लीजिए। अमीर खुसरो के बारे में याद कर लीजिए। अमीर खुसरो ने भी बहुत सारे किताब लिखे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जान लें कि कौन सा किताब लिखे हैं। इनके बारे में एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि NKKMT याद रख लीजिए। ठीक है, क्या याद रखिएगा? NKKMT। इसका मतलब ये हुआ कि एन का मतलब हो गया नूह सिपेहर। क्या हो गया? नूह सिपेहर। ठीक है। और के का मतलब क्या हो गया? ये के का मतलब किरान उस शादेन। क्या हो गया? किरान उस शादेन। किरान उस सादेन हो गया। ठीक है। और इस के का मतलब क्या हो गया? खजान उल फुतूह। खजान उल फुतूह। ये सब किताब है जो आप लोग को याद रखना है। ठीक है। तो खजान उल फुतूह। अब दूसरा है मिफ्ताह उल फुतूह। ये इसका मतलब क्या हो गया? मिफ्ताह। मिफ्ताह उल फुतूह। मिफ्ताह उल फुतूह। ठीक है। तो खजान उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह, मतलब उल फुतूह जब मिल जाए तो अमीर खुसरो। और किरान उस सादीन, किरान उस शादेन, ये कि भी उसी का है। ठीक है। और एक है टी का मतलब तुगलकनामा। तुगलकनामा किसने लिखा था? तुगलकनामा तो वो लिखे थे अमीर खुसरो ने। ठीक है। तो आप लोग अमीर खुसरो के बारे में जान गए। मिनहाज उस सिराज के बारे में आप लोग जान गए, कौन सा किताब? तबकाते नासरी। और हसन निजामी के बारे में भी जान गए, क्या लिखे थे? ताज उल नासिर लिखे थे। एक अल बरूनी का भी चर्चा आता है। अल बरूनी का भी चर्चा आता है। इन्होंने भी बहुत फेमस किताब लिखा था, जिसका नाम था तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद लिखे थे। तो ये किताब हो गया तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद किन्होंने? अल बरूनी ने। और जियाउद्दीन बर्नी ने भी जियाउद्दीन बर्नी के का भी 2 किताब है, जिसके बारे में भी आप लोग को याद रखना है। जियाउद्दीन बर्नी ने भी 2 किताब लिखा था। दोनों किताब के बारे में आप लोग को याद होना चाहिए। एक लिखा था फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी दारी। और दूसरा लिखा गया था इनके द्वारा तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। तो ये कोई भी कहीं से भी आ सकता है। किताब बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुस्तक, तो याद रख लीजिए कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा 2 किताब, फतवा ए जहांदारी, तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है। और एक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी किताब लिखा गया था। इनके द्वारा लिखा गया था फुतूहात। फुतूहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फुतूहात ए फिरोज शाही है, जिसमें फिरोज शाही लिखा रहे समझ जाइएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। एक ईसामी का भी नाम आता है। ईसामी भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ईसामी का किताब है फुतूह। क्या है? फुतूह उस शलातीन। फुतूह उस शलातीन। फुतूह उस शलातीन। ठीक है। इन्होंने इतने सारी किताब लिखे थे। और भी कुछ बहुत सारे हैं, फिलहाल इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि मलफुजात किस प्रकार का ग्रंथ है? मलफुजात किस प्रकार का ग्रंथ है, ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ये है
सूफी ग्रंथ। कैसा है? सूफी ग्रंथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत कथन का चयन करें। तो देख लीजिए सत कथन क्या है, दोनों ही क्या है, सत कथन है। ये कह रहा है जोन राज ने कीर्तार्जुनी तथा श्री कंठ चरित्रम पर ललित टीकाएं लिखी है। तो जोन राज ने किरातुनी किरातार्जुनियम जूनियम तथा श्री कंठ चरित्र पर ललित टीकाएं लिखी है। जोनराज ने कौन सा लिखा है? तो कृतार्जुनियम और श्री कंठ चरित्रम पर ललित टीका। और उन्होंने यानी जोनराज ने द्वितीय राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। पहला राजतरंगिणी कल्हन के द्वारा लिखा गया था और दूसरा राजतरंगिणी किनके द्वारा? जोनराज के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, पॉइंट सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे किताब, अभी अभी मैंने ऊपर में भी बहुत सारा किताब का नाम बताया था, अब यहाँ से बता दीजिए। देखिए किताब उल रेहला और किताब उल हिंद, ये दोनों ही इसमें यात्रा वृत्तांत बताता है। क्या बताता है? यात्रा वृत्तांत पूछता है, बताता है। आप ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि किताब उल रेहला कैसा है, तो बताइएगा ये यात्रा वृत्तांत। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, मतलब फतवा ए जहादारी अभी अभी मैंने बताया था कि ये हो जाएगा बर्नी का लिखा हुआ है। फतवा ए जहादारी किसका लिखा हुआ है? तो बर्नी का। तुगलकनामा किसका लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है अमीर खुसरो। तुगलकनामा अमीर खुसरो। किताब उल रेहला के बारे में बताया था इबन बतूता। नहीं बताया था तो जान लीजिए कि किताब उल रेहला किसके द्वारा लिखा गया है? तो इबन बतूता के द्वारा, इबन बतूता के द्वारा। और इबन बतूता दोस्तों, थोड़ा सा इबन बतूता की आया है तो चर्चा कर लें यहीं पे। ये 1333 में भारत आया था और ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। ठीक है, इसी ने रेहला नामक किताब लिखा था। ठीक है, किताब उल रेहला। तो इतनी बात याद हो गया। एक और है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को किसने लिखा था? तो ये लिखा था अल बरूनी ने। किताब उल हिंद को किसने लिखा? अल बरूनी ने, अल बरूनी ने। ठीक है, किताब उल हिंद को किसने लिखा? तो अल बरूनी ने लिखा। अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर इन इकोनॉमिक स्टडी नामक पुस्तक किसने लिखी? तब वो लिखे W.H. मोरलैंड ने। इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर इन इकोनॉमिस्ट स्टडी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो W.H. मोरलैंड ने। किन्होंने? W.H. मोरलैंड ने लिखी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सही कथन बताने कह रहा है। तो देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित है। देख लेते हैं कौन सा सिद्धांत सम्मिलित है। देखिए इसमें से सारे सिद्धांत जो हैं वो सारे राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विदेशी जातियां के बारे में जेम्स टॉड कहते हैं। जेम्स टॉड कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियां हैं। माने राजपूतों के बारे में बताए जेम्स टॉड कि ये विदेशी जातियां हैं। फिर गौर शंकर के अनुसार, गौरी शंकर नहीं, गौरी शंकर के अनुसार बताया गया कि ये जो राजपूत हैं वो प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं गौरी शंकर। और अग्निकुंड द्वारा राजपूत प्राप्त हुए थे, इसकी जानकारी मिलता है चंद बरदाई के अनुसार। चंद बरदाई के अनुसार मिलता है कि अग्निकुंड के द्वारा उत्पत्ति हुआ था राजपूतों को। और कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों से भी उत्पत्ति हुआ था राजपूत। और चंद बरदाई के अनुसार टोटल 4 राजवंश हुए। एक प्रतिहार हो गए, क्या क्या हो गए? प्रतिहार। दूसरा चौहान हो गए, प्रतिहार चौहान। और तीसरा परमार हो गए। और चौथा सोलंकी हो गए। ठीक है, चौथा क्या हो जाएंगे? सोलंकी हो जाएंगे। तो इतनी पॉइंट याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अब कह रहा है कि कौन सा निम्न में से असत्य है उसका चयन करिए। तो देख लेते हैं असत्य क्या है। कह रहा है कि गढ़वाल मेवाड़, मतलब गढ़वाल जो राजवंश है वो मेवाड़ क्षेत्र में था। नहीं, ये मेवाड़ क्षेत्र में नहीं बल्कि कन्नौज क्षेत्र में था। गढ़वाल किस क्षेत्र में था? कन्नौज क्षेत्र में। और प्रतिहार गुजरात क्षेत्र में। परमार मालवा के क्षेत्र में। चंदेल बुंदेलखंड के क्षेत्र में। चंदेल कहाँ था? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करके आपको असत्य कथन के बारे में चयन करना है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या असत्य कथन है 8 नंबर में। तो इसमें से देखिएगा तो ऑप्शन सी गलत है।
कह रहा है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण के समय गुजरात क्षेत्र पर चालुक्य वंश का शासन था। मतलब जब भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ उस वक्त गुजरात क्षेत्र पर चालुक्य वंश का शासक था। तो नहीं, चालुक्य वंश का नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहार वंश का था। किसका था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। कहाँ पे? तो गुजरात में। ठीक है। अच्छा, और पहला ये कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। तो ये बात बिल्कुल सही है। और गुर्जर प्रतिहार किस क्षेत्र में था? तो गुजरात के क्षेत्र में था। तो गुर्जर प्रतिहार गुजरात के क्षेत्र में था। इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम था इस वंश का वास्तविक संस्थापक। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। ये भी बात सही है कि नागभट्ट ने क्या किया? वो अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। तो नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कहां से कहां कर दिया? तो उज्जैन से कन्नौज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन किया जिसने आदि बराह की उपाधि धारण की। तो ये भी पॉइंट सही है कि मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन किया। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन किया जिसने आदि बराह की उपाधि धारण की। फिर से देखिए मिलान करने के लिए आ गया। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। एक तरफ वंश है, दूसरी तरफ क्या है? संस्थापक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गढ़वाल वंश चंद्रदेव ने स्थापना किया था। गढ़वाल वंश का स्थापना कौन किया था? चंद्रदेव। परमार वंश का किसने किया था? तो उपेंद्र राज या कृष्ण राज। परमार वंश का किसने स्थापना किया था? तो उपेंद्र राज और कृष्ण राज। चालुक्य और सोलंकी वंश का किसने स्थापना किया था? तो मूलराज प्रथम ने। चालुक्य या सोलंकी, चालुक्य को ही सोलंकी वंश कहते थे, तो उसकी स्थापना किसने किया? तो मूलराज प्रथम ने। और चौहान को वासुदेव ने। चौहान वंश को किसने स्थापना किया? तो वासुदेव ने। अच्छा, इसके बाद दो गो और याद रख लीजिए। एक गुर्जर प्रतिहार वंश आप लोग को याद रखना है। गुर्जर प्रतिहार वंश, इसकी कौन स्थापना किया था? तो नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किया। और चंदेल वंश का स्थापना नन्नुक ने किया। किसने? नन्नुक ने। चंदेल वंश नन्नुक ने। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है ना। 10 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर बताइए और असत कथन के बारे में चयन करिए। तो इसमें से जो असत कथन है वो डी है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण, कहाँ का सूर्य मंदिर? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजाओं के शासनकाल में हुआ। तो मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजाओं के शासनकाल में हुआ। तो ये पॉइंट गलत है। देखिए ये परमार वंश के राजाओं के द्वारा नहीं बल्कि सोलंकी वंश के राजाओं के शासनकाल में हुआ। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा। और देख लीजिए राजा भोज परमार वंश के शासक थे। राजा भोज किस वंश के शासक थे? तो परमार वंश के। और इन्हें कविराज भी कहा जाता था। राजा भोज परमार वंश के शासक थे जिनको कविराज भी कहा जाता था। राजा भोज परमार वंश के शासक थे जिनको कविराज भी कहा जाता था। भीम प्रथम के समय गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर पहली बार आक्रमण किया। तो ये भी बात सही है कि भीम प्रथम जब शासन कर रहे थे उसी के समय गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर पहली बार आक्रमण किया। जय सिंह सिद्धराज चालुक्य वंश के थे। जय सिंह सिद्धराज कौन से वंश के? चालुक्य वंश के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। पूछा जाएगा कि जैन आचार्य हेमचंद्र किनके दरबार में रहते थे? तो बताइएगा चालुक्य वंश के जय सिंह सिद्धराज के दरबार में। और मोढेरा का जो सूर्य मंदिर का निर्माण है वो सोलंकी वंश के राजाओं ने के शासनकाल में हुआ। एक आपको और याद रखना है, माउंट आबू। माउंट आबू का नाम आपने सुना होगा अच्छे से। तो माउंट आबू का दिलवारा जैन मंदिर के बारे में कुछ विशेषता बता देता हूँ। इसके बारे में कुछ चीजें याद रखिएगा। दिलवारा मंदिर, माउंट आबू का दिलवारा मंदिर, ये किनके द्वारा बनाया गया था? तो ये बिमल शाह ने बनवाया था। किन्होंने बनाया था? तो बिमल शाह ने बनाया था, है ना। बिमल शाह ने बनवाया था। और ये भीम ओवन के सामंत थे। बिमल शाह कौन थे? तो भीम ओवन के सामंत थे। भीम ओवन के सामंत थे। कौन थे? सामंत। सामंत समझते हैं ना, सामंत थे। और राजा भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण धार में करवाया। एक जगह है धार, इस धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कौन सा?
सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। किन्होंने? तो राजा भोज ने किया, राजा भोज ने किया। ठीक है, तो इतनी बात तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा। अब बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर आप लोग को विचार करना है और कूट के माध्यम से सत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए सत्य कथन के बारे में चयन कीजिए। इसमें से सत्य कथन दोस्तों सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। कह रहा कि परमार वंश की राजधानी भोपाल थी, बिल्कुल नहीं। परमार वंश की राजधानी भोपाल नहीं बल्कि धार नगरी थी। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो धार नगरी थी, कहाँ? भोपाल नहीं थी, तो ये गलत हो गया। फिर भी देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी उज्जैन थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी उज्जैन। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी उज्जैन। परमार वंश की राजधानी धार नगरी। चालुक्य वंश की राजधानी अनहिलवाड़ा। चालुक्य वंश की राजधानी अनहिलवाड़ा। चौहान वंश की राजधानी अहिछत्र। चौहान वंश की राजधानी अहिछत्र। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सत्य हैं ये बताइए। इसमें से देख रहे हैं ना, चारों का चारों कथन क्या है? सत्य है। तो देख लेते हैं कौन से कथन है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे, जिसकी राजधानी मानखेत थी। कह रहा है कि जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे उनका नाम था दंतीदुर्ग, जिनकी राजधानी मानखेत थी। ये भी बात सही है। इनके संघर्ष पूर्व चालुक्यों, पल्लवों तथा पांड्यों के खिलाफ चलता रहा। ये भी बात सही है। इनका संघर्ष पूर्व चालुक्यों, पल्लवों तथा पांडवों के खिलाफ चलता रहा। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष को कन्नड़ में काव्य शास्त्र पर पहली पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है। ये भी बात सही है कि राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष को कन्नड़ में काव्य शास्त्र पर पहली पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम प्रतापी राजा था। ये भी बात सही है। जो कृष्ण तृतीय थे, कृष्ण तृतीय वो राष्ट्रकूट वंश के अंतिम प्रतापी राजा थे। 13 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आप लोग को विचार करना और इसमें से असत्य कथन ढूंढना है। तो जो असत्य कथन होगा वो होगा सी। सी क्या कह रहा है कि धंगदेव, कौन सा देव? धंगदेव, ये परमार वंश का शासक था। धंगदेव कौन से वंश का शासक था? तो परमार वंश का शासक था, जिसने प्रयाग के संगम पर जल समाधि ली। तो प्रयाग के संगम पर जल समाधि किसने ली? तो धंगदेव ने, जो कि परमार वंश का शासक था। ठीक है, ठीक है। ये गलत कह रहा है क्योंकि ये धनदेव था जो परमार वंश का नहीं बल्कि चंदेल वंश का था। कौन से वंश का था? तो चंदेल वंश का था, चंदेल वंश का था। फिर से आपको स्टेटमेंट को सुनिए कि धनदेव चंदेल वंश का शासक था, जिसने प्रयाग के संगम पर जल समाधि ली। तो ये पॉइंट सही है। बाकी तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने दिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना की। तो तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने दिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना की। जोजा भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। जेजा भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। आल्हा उदल चंदेल शासक परमारदेव यानी परमल के सेना नायक थे। आल्हा उदल चंदेल शासक परमारदेव परमल के सेना नायक थे। अब देखिए 14 नंबर, लक्ष्मण संवत का आरंभ पाल वंश के शासक द्वारा किया गया। तो लक्ष्मण संवत का आरंभ पाल वंश के शासक द्वारा किया गया था क्या? तो ये गलत है, ये नहीं किया गया था। ठीक है, ये नहीं किया गया था। दूसरा कह रहा है पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया। तो हाँ, पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। एक आप लोग ने सुना होगा एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ एलोरा के मंदिर के बारे में। एलोरा मंदिर, ये कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्णवन ने किया था। एलोरा पर जो कैलाश मंदिर है, मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा, ये कौन सा राजा थे? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम 9वीं सदी में किए थे, 9वीं सदी में किए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट अलग से याद रख लीजिए। बाकी पाल वंश की स्थापना गोपाल द्वारा किया गया था, ये याद रख लीजिएगा। अब बताना कि कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है। इसमें से दूसरा कथन सही है। कह रहा कि पाल शासक गोपाल के काल में कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। ये गलत है क्योंकि ये पाल शासक गोपाल के टाइम पे नहीं हुआ था, ये धर्मपाल के टाइम पे हुआ था।
क्या हुआ था धर्मपाल के टाइम पे पाल शासक? तो इसमें कन्नौज के लिए, कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए, कहाँ कहाँ? तो कन्नौज और उत्तर भारत पर अगर जिसको नियंत्रण करना है, इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। उस त्रिपक्षीय संघर्ष में एक पाल थे, एक प्रतिहार थे और तीसरा राष्ट्रकूट थे। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद कश्मीर का शासक ललितादित्य ने कुछ समय तक पंजाब और कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो ये भी बात क्या है? सही है कि हर्षवर्धन की मृत्यु 1647 सॉरी 1600 नहीं 647 ईस्वी के बाद कश्मीर का शासक ललितादित्य ने कुछ समय तक पंजाब और कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन अब सत्य है। तो देख लेते हैं, इसमें से जो कथन सत्य है 3 और 4 कथन सत्य है। कह रहा है कि पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने नहीं बल्कि कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। तो इस पॉइंट को अभी ही याद कर लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना पाल शासक जो है था सॉरी सीधा सीधी याद रख लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त वन ने, कुमारगुप्त वन के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा। तो धर्मपाल के द्वारा क्या हुआ? तो विक्रमशिला। और वैसे भी आपने विक्रम बेताल का नाम सुने होंगे, का स्टोरी भी पढ़े होंगे। तो जो उसमें विक्रम है वो हमेशा धर्म की बात करता है, ठीक है। तो हो गया विक्रमशिला, धर्मपाल। और नालंदा विश्वविद्यालय, आप देखिए नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा आप कुछ को रिलेट करिए, जो नालंदा है वो हमेशा गुप्त ही रहा है, तो गुप्त वन हो जाएगा। और ये यहाँ के लोग समझिए कि कुमार होते हैं, इनका इन लोग का जल्दी मैरिज नहीं होता, ऐसा कुछ को रिलेट करके याद कर रख लीजिए। पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे। तो ये भी बात सही है कि जो पाल शासक हैं बौद्ध मत के संरक्षक थे। पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था। ये भी बात सही है कि जो पाल शासक थे ब्राह्मणों को खूब दान दिया था। अब क्या है कि सही कथन के बारे में बताइए। तो इसमें से जो सही कथन है 1 और 2 है, 3 और 4 सही कथन नहीं है। चोल साम्राज्य 4 मंडलों में बांटा गया था। चोल साम्राज्य 4 मंडलों में बांटा गया था। तो ये भी बात क्या है? सही है। चोलकालीन अभिलेखों से हमें ग्राम शासन की 2 सभाओं का ज्ञान होता है, जिसे उड़ तथा महासभा कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, चोल साम्राज्य 4 मंडलों या जिसको प्रांत कहा जाता है उसमें बांटा गया था। चोल साम्राज्य कितने मंडलों में बांटा गया? 4 मंडलों में। और चोलकालीन जब अभिलेख से हमें क्या प्राप्त होता है? चोलकालीन अभिलेख से तो ग्राम शासन की 2 सभाएं ज्ञान होता है, जिसको एक को उड़ कहा जाता है और दूसरे को महासभा कहा जाता है। चोलकालीन से ग्राम सभा का 2 सभा, ग्राम शासन का 2 सभा प्राप्त हुआ, एक को उड़ कहा और एक को महासभा। उड़ जो होता था वो ब्राह्मणों के गांवों में वयस्क पुरुषों की सभा होती थी, ऐसा बोल रहा है। तो ये नहीं होता था, उल्टा है। कहता कि जो उड़ होता था वो सामान्य गांव की आम सभा थी। माने जो गांवों की जो आम सभा थी उसको उड़ कहा जाता था, गांवों की आम सभा को उड़। और जो महासभा होता था उसमें गांवों में जो वयस्क पुरुष की सभा होती थी उसको महासभा कहा जाता था। गांव में जब वयस्क पुरुषों की सभा होगा तो उसको महासभा। फिर से एसरेशन और रीजन का क्वेश्चन आ गया, तो बताइए इसमें क्या होगा? इसमें ए ऑप्शन होगा सही। मतलब कहने का मतलब कथन कह रहा है कि पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया की घटनाएं, जो पश्चिमी एशिया मध्य एशिया की घटनाएं हैं वो अक्सर भारत को प्रभावित करती थी। सही बात है जी। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच भारत में घुसपैठ का कारण बनी। यही कारण बना था कि जो पश्चिमी एशिया है और मध्य एशिया की घटनाएं अक्सर भारत को प्रभावित करती थी और 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच भारत में घुसपैठ का कारण भी बनी। और कारण इसका कह रहा है कि इसका क्या कारण था? तो कारण ये था कि 9वीं शताब्दी के अब्बासी राजवंश, 9वीं शताब्दी के जो अब्बासी राजवंश के खंडहर पर अनेक महत्वाकांक्षी राज्यों का उदय हुआ। माने अब्बासी राजवंश जब ढहा, मतलब अब्बासी राजवंश का पतन हुआ, उसके बाद बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ जो सारे लोग महत्वाकांक्षी थे। फिर से आ गया 19 नंबर का कथन और कारण। इसका आंसर डी होगा, मतलब ए गलत है और सही है। कह रहा है भाईचारे के भाव के कारण कारण पूर्व मध्यकाल में राजपूत समाज की अनुशासित करने में काफी मदद मिली। बिल्कुल गलत। दूसरा कह रहा है कि राजपूत समाज का आधार कुल था। ये बात सही है कि राजपूत समाज का आधार क्या था? तो कुल था। हर कुल अपने आप का अपने आप का एक साझे वास्तविक या काल्पनिक पूर्वज की संतान मानता था। तो ये बात क्या है? सही है कि राजपूत समाज का आधार कुल था। हर कुल अपने आप
को एक साझा वास्तविक काल्पनिक पूर्वज की संतान मानता था। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो वो हैं चंद बरदाई, चंद बरदाई। और ये दरबारी लेखक थे पृथ्वीराज रासो के, मतलब पृथ्वीराज चौहान के दरबारी लेखक थे। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो किन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्यों की नींव रखी? तो जो नींव रखी वो थे दंतीदूल। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो दंतीदूल। यहाँ देखिए 21 नंबर क्वेश्चन मिस कर गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वह थे, तो वह कौन कौन थे? तो वह थे दोस्तों 2 3 4 थे। कौन थे? पाल थे, गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत। यही तीनों के बीच आपसी संघर्ष हुआ था, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता था। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए कौन कौन लगे हुए थे? तो पाल भी लगे हुए थे, राजपूत भी लगे हुए थे और गुर्जर प्रतिहार भी लगे हुए थे। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो अर्घट्टा किसको निरूपित करता है? तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर झील। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द एक है अर्घट्टा, ये संबंधित है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर झील से। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, वो कौन था? सुल्तान जैनुल आबिदीन था। कौन था? सुल्तान जैनुल आबिदीन था। और इन्हीं के दरबार में 2 वैद्य रहते थे। एक का नाम था श्री भट्ट और दूसरे का नाम था मंसूर बिन अहमद। मंसूर बिन अहमद था नाम। ठीक है, मंसूर बिन अहमद था नाम। ठीक है, तो कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? सुल्तान जैनुल आबिदीन, जिसमें 2 थे, माने वैद्य थे, एक श्री भट्ट, एक मंसूर बिन अहमद। 26 नंबर बताना है कि सतकथन कौन है? तो सतकथन इसमें देख लीजिए कि कौन है। इसमें से जो सतकथन होगा वो केवल दूसरा होगा। पहला कह रहा है कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग यूनानियों ने किया। तो हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग यूनानियों ने नहीं बल्कि अरबों ने किया। किन्होंने किया? अरबों ने। तो अरबों ने सबसे पहले हिंदू हिंदू शब्द का पहला बार प्रयोग किया, ये हो गया। और दूसरा पॉइंट सही कह रहा है कि भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। तो सही बात है, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ। लेकिन अगर कोई पूछे कि मुस्लिम पहला आक्रमण बताइए तो वो हुआ था 1711 ईस्वी में, लेकिन इस वक्त सफल नहीं हुआ था। चचनामा के अनुसार 6वीं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो वो थी अरोड़। कहाँ थी? कौन थी? तो अरोड़ थी। चचनामा के अनुसार 6वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो अरोड़ थी। निम्नलिखित नामों में से को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। नामों को कालानुक्रम व्यवस्थित कर दें और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से कर लें। इसका आंसर होगा 2 3 1 4। देखिए इसमें कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाइए, थोड़ा सा ट्रिक वगैरह का इस्तेमाल करिए कि पहले महमूद गजनबी आया, ऐसे याद रख लीजिए, और फिर मोहम्मद गोरी आया। कौन आया? मोहम्मद गोरी आया। और फिर कौन आया? गोरी आया। और फिर आया चंगेज खां आया, चंगेज खां का आक्रमण होता है। और फिर तैमूर का आक्रमण होता है। तो देखिए ये ऐसे याद रख लीजिए, गजनबी गजनबी गौरी, गजनबी गौरी गौरी, और उसके बाद चंगेज, उसके बाद तैमूर, चंगेज इसके बाद तैमूर। तो ऐसे करके 2 याद कर लीजिए, यही सही आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें से जो असत्य कथन होगा दोस्तों वो है बी, ये अल्पतगिन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। ये गलत है, ये अल्पतगिन नहीं था बल्कि सुबुक्तगिन था। कौन था? सुबुक्तगिन था। मैं फिर से लिख देता हूं, कौन था? सुबुक्त गिन था, सुबुक्त गिन था। तो सुबुक्त गिन ने भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। कोई पूछे कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था, तो बताइएगा सुबुक्त गिन। बाकी सारे के सारे पॉइंट सही हैं। ये अल्पतगिन गजनबी वंश का संस्थापक था। अल्पतगिन कौन था? तो गजनबी वंश का संस्थापक था तथा गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो अल्पतगिन गजनबी वंश का संस्थापक था तथा गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। महमूद गजनबी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था।
महमूद जो गजनबी है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। ये भी बात सही है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक था। तो ये भी सही है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था जो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक था। महमूद गजनबी ने किस वर्ष सोमनाथ पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1025। ठीक है, महमूद गजनबी ने किस वर्ष सोमनाथ पर आक्रमण किया? तो 1025 पर किया। गलत कथन का चयन करें। इसमें से देख लेते हैं कि गलत कथन कौन सा है। इसमें से दोस्तों डी वाला गलत है। कह रहा है कि गुजरात पर गोरी का आक्रमण 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय की पराजय से हुआ। ये गलत है। 1178 में गुजरात पर गोरी का आक्रमण हुआ, इसमें भीम द्वितीय भी था, लेकिन ये पराजय भाई साहब नहीं हुए थे, ये तो जीत गए थे। पराजय तो गोरी ही हो गया था, गोरी हार गया था, गोरी हार गया था। तो गुजरात पर गोरी का आक्रमण कब हुआ? 1178 में। जीता कौन? भीम द्वितीय। और ये इन्हीं भीम द्वितीय को कभी कभी किताबों में लिखा रहता है मूलराज, अर्थात मूलराज के नाम से भीम द्वितीय को ही जाना जाता है। बाकी देख लीजिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गोरी को सेना को पराजित किया। द्वितीय युद्ध उन्हें 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुआ। और चंदावर का युद्ध जो कि 2 साल बाद हुआ, जयचंद्र की पराजय हुआ। तो यहाँ पर से फिर से देख लीजिए, तराइन का पहला युद्ध जिसमें गोरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने थे, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया, गोरी की सेना पराजित हो गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि अगले ही साल हो गया, सेम सिचुएशन हुआ, गोरी और पृथ्वीराज रहा, लेकिन इस बार पृथ्वीराज हार गए और गोरी जीत गया। और लेकिन फिर 2 साल के बाद 1194 में जयचंद्र के साथ लड़ाई हुआ और इसमें जयचंद्र की हार हो गई। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 का आंसर बता दूं कि सी होगा, क्योंकि इसमें मोहम्मद गोरी के दासों के संबंध में बोल रहा है कि मोहम्मद गोरी के दासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और मिलान करने का रहा। तो चलिए मिलान करते हैं। तो ऑप्शन सी, ये देख रहे हैं ना, ताजुद्दीन यालदौज, ये जो ताजुद्दीन यालदौज है वो इसका मिलान गजनी से होगा। ये गजनी, ठीक है, गजनी का था। इसने अपना क्षेत्र गजनी में बनाया था। मोहम्मद गोरी ने कहाँ छोड़ दिया था? गजनी में छोड़ दिया था ताजुद्दीन और यालदौज को। और कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर दिल्ली के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक संबंधित है। लाहौर दिल्ली के क्षेत्र में कौन संबंधित है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ताजाउद्दीन यालदौज कहाँ? गजनी। और नासिरुद्दीन कुबाचा मुल्तान में। अगर कुबाचा बोले, नासिरुद्दीन कुबाचा मुल्तान में। और बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार भी। बंगाल और बिहार कहाँ? कौन? तो बख्तियार खिलजी। भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया? तब वो लगाया अरबों ने। किसने? अरबों ने। इनके द्वारा दिरहम सिक्का भी चलाया गया था। अरब के द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया? तो दिरहम सिक्का चलाया गया। ठीक है, तो भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया? तो अरबों ने लगा दिया। गुलाम वंश के शासकों के कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो गुलाम वंश के शासकों को कालानुक्रम करें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको मैं लिख देता हूँ, आप वैसे ही याद कर लीजिएगा। ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राजा बना, मतलब सुल्तान बने, वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बाद जो सुल्तान बने वो थे बहराम शाह। कौन थे? बहराम शाह थे। बहराम शाह। और बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह थे। कौन थे? मसूद शाह थे। अलाउद्दीन मसूद शाह थे। और लास्ट में कैकुबाद में बना, मुइजुद्दीन कैकुबाद में बना। तो आप इसी क्रम में थोड़ा सा याद रखेंगे, और ज्यादा इस सबसे क्वेश्चन बनता नहीं है। मेडिवल हिस्ट्री से पूरे बीपीएससी में 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो आप यही ज्यादा मत याद रखिए, क्योंकि ढेर सारा याद करके आप ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐबक, ऐबक के बाद कौन बना? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह। बहराम शाह के बाद मसूद शाह। मसूद शाह के बाद कैकुबाद। डेट उट में ज्यादा मत फंसिए, एक और क्वेश्चन छूट जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, वही आपकी भलाई होगा। क्योंकि डेट के चक्कर में खूब पढ़े, पता चला वहां मिस कर गए तो वो भी जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि इसको छोड़ देने में फायदा। बताना है आप लोग को कि कथन कौन सा सत्य है। तो देख लीजिए, इसमें से तीनों के तीनों ही कथन क्या है? सत्य हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की? तो कुतुबी वंश की स्थापना की। इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की। इल्तुतमिश कौन से वंश की स्थापना की? तो शमसी वंश। बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। बलबन ने बलबनी वंश की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुतुबुद्दीन ऐबक
के संबंध में गलत है। तो बताना है कि कौन सा कथन कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में गलत है। तो इसमें से देखा जाए तो केवल सी ही ऑप्शन है जो कि गलत है। कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गयासुद्दीन महमूद से दास मुक्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात सुल्तान की उपाधि धारण की। ये तो बाबू गलत है, बाकी सब सही है। कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस नाम से प्रसिद्ध था? तो कुरान खां के नाम से। मोहम्मद गुरी ने उसे अमीर ए आखूर की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद गुरी ने उसे कौन सा उपाधि प्रदान की? तो अमीर ए आखूर की उपाधि। और उसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से मस्जिद का निर्माण करवाया दोस्तों? तो कुब्बत उल इस्लाम का। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। और ये बनाया किसने था 2.5 दिन का झोपड़ा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई? तो ये तो बहुत ही आसान है, बहुत बार पूछा भी गया है कि चौगान के खेल के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात उनकी मौत हो गई, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की। और ये सी वाला जो देखिए कह रहा है कि बुंदेलखंड के किले कालिंजर का घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हुई। ये मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक की नहीं, इस प्रकार की मृत्यु शेरशाह सूरी की हुई थी। ठीक है, शेरशाह सूरी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात सुल्तान कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सुल्तान कौन बना दोस्तों? तो अभी आप लोग को बताए थे कि कौन बना, तो बताना है आप लोग को। ये बने थे 39 का आराम शाह। कौन बने थे? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बने। अब बताना है इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन के बारे में बताइए। इसमें से जो सत्य कथन होगा वो होगा शी। सी का मतलब हो गया 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। भारत में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो क्या ये माना जाता है? तो हाँ जी, माना जाता है। भारत में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। दूसरा पॉइंट गलत है। दूसरा कह रहा है कि इल्तुतमिश के राज्याभिषेक के समय अली मर्दान ने स्वयं को अवध का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। तो नहीं, ये अवध का नहीं बल्कि बिहार और बंगाल का शासक घोषित कर दिया था। कहाँ का? तो बिहार और बंगाल का। बिहार व बंगाल का शासन घोषित किया था, बंगाल का। फिर से क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ स्टेटमेंट। कह रहा है जो इल्तुतमिश के राज्याभिषेक के समय अली मर्दान जो था, कौन था? अली मर्दान, उसने बिहार और बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इल्तुतमिश के ही शासन काल में गुलाम जो कुवाचा था उसने स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो देखिए अली मर्दान ने बिहार और बंगाल में स्वतंत्र शासक घोषित किया इल्तुतमिश के काल में, और कुवाचा जो है मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो वो आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों पर भारत का पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये बताने कह रहा है। तो इसमें से जो सही कथन है केवल एक है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा। कह रहा है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भागोरे ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। सही बात है। दूसरा कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तो नहीं, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? तो नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे हुआ था। नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे हुआ था। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा। ये देवराय द्वितीय नहीं थे बल्कि नरसिंह द्वितीय थे। कौन थे? नरसिंह द्वितीय थे। ठीक है, तो फिर से यह स्टेटमेंट सुन लीजिए। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के नरसिंह द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तब वो नियुक्त किया था मलिक जानी को। किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। अगला,
निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है? तो जो इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है वो है गुप्तचर प्रणाली का परिणाम, क्योंकि गुप्तचर प्रणाली का परिणाम बलबन के काल में हुआ था। किसने शुरू किया था? तो बलबन ने ही गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत किया। लेकिन इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी का गठन किया। इल्तुतमिश ने क्या किया? तुर्क चहलगानी का गठन किया, अरबी सिक्कों का प्रचलन किया और टंकों पर टकसाल के नाम लिखने की परंपरा की। टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा इल्तुतमिश ने ही किया था। अब बताना है आप लोग को असत्य कथन कि असत्य कथन कौन है। तो बताइए, इसमें से देखा जाए तो कोई भी दोस्तों असत्य कथन नहीं है, दोनों को दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। तो देख लेते हैं। इकता व्यवस्था सभी सैनिक तथा गैर सैनिक अधिकारियों द्वारा अधिकारियों दोनों के लिए उपलब्ध था। तो बिल्कुल सही बात है। जो इकता व्यवस्था था वो सभी सैनिक और गैर सैनिक अधिकारियों दोनों के लिए उपलब्ध थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। ये बात भी सही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। तो ये भी बात क्या है? सही है। मध्यकालीन भारत की महिलाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये करना है। देखिए इसमें सब ये ऐसे क्वेश्चन को ना थोड़ा टेक्निक से बनाइए। जो अभी मैं याद करवा देता हूँ आप उसको याद कर लीजिएगा, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। एक याद रख लीजिए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बनी थी, डेट उट मत याद रखिए, डेट से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। रुद्रम्मा, क्योंकि उतना क्वेश्चन आपको बीपीएससी में बस पास करना है। रजिया सुल्तान, रानी रुद्रम्मा, और दूसरा है रानी सॉरी मरदूम जहां। क्या है? मरदूम जहां, मरदूम जहां। आप लोग ऐसे ही करके याद कर लीजिए, ठीक है? जहां। फिर नाम आता है रानी दुर्गावती का, रानी दुर्गावती का, रानी दुर्गावती का नाम आता है। फिर आता है चांद बीबी सुल्तान का, चांद बीबी सुल्तान का आता है नाम, चांद बीबी सुल्तान का नाम आता है। फिर नाम आता है बेगम बड़ी शहीद का नाम आता है, बेगम बड़ी शहीद का नाम आता है, बेगम बड़ी शहीद का नाम आता है, बड़ी शहीद का नाम आता है। लास्ट आता है ताराबाई का नाम। ताराबाई का नाम आप लोग ने सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है? ताराबाई, ताराबाई। मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया था क्या? छोटा कर दूं? चलिए छोटा थोड़ा सा फिर से कर देता हूँ ताकि आप लोग को और भी दोबारा रिवाइज होगा। एक याद रखना है, रजिया सुल्तान याद रखना है, ठीक है? रजिया सुल्तान। दोबारा लिख रहा हूँ, इसलिए इसलिए लिख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप लोग याद कर लें। एक दो बार लिख लूंगा तो। रुद्रम्मा, रानी रुद्रम्मा। फिर आपको इसी क्रम में याद रखना है। रजिया सुल्तान के बाद रानी रुद्रम्मा याद रखना है, और फिर मरदूम जहां याद रखना है। क्या रखना है? मरदूम जहां याद रखना है। फिर रानी दुर्गावती याद रखना है। क्या रखना है? रानी दुर्गावती याद रखना है, रानी दुर्गावती। इसके बाद चांद बीबी सुल्तान को याद रखना है, चांद बीबी सुल्तान को याद रखना है, चांद बीबी सुल्तान को याद रखना है। और इसके बाद बेगम बड़ी शहीद को याद रखना है, बेगम बड़ी शहीद को याद रखना है। आप इसी क्रम में याद रखेंगे दोस्तों, ताकि आप लोग को बनाना आसान हो। लास्ट में आप लोग ताराबाई को जानते ही होंगे, याद है। देखिए रजिया सुल्तान गुलाम वंश से थी। कहाँ से थी? गुलाम वंश से थी, गुलाम वंश से। और ये दिल्ली के क्षेत्र में शासन की थी, दिल्ली के क्षेत्र में शासन की थी। और रानी रुद्रम्मा कहाँ की थी? तो काकतीय वंश की थी, काकतीय वंश की थी। और इसने द्वार समुद्र के क्षेत्र में, द्वार समुद्रम के क्षेत्र में शासन की थी। और मखदूम जहां बहमनी वंश की थी। कौन सी वंश की थी? तो बहमनी वंश की थी। और इसने दक्षिण बहमनी पे शासन की थी, दक्षिण बहमनी पे शासन की थी। और रानी दुर्गावती की बात करें तो ये गोंड गोंड थी, और गढ़कटंगा गढ़कटंगा के क्षेत्र में शासन की। चांद बीबी सुल्तान के बारे में बात करें तो ये अहमद शाही थी, अहमद अहमद शाही वंश की थी। और इसने अहमदनगर पे शासन की, अहमदनगर में शासन की। तो इसका शासन क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। बेगम बड़ी शहीद के बारे में अगर जानिएगा तो ये आदिल शाही थी। कौन थी? आदिल शाही वंश की थी, अहमद शाही वंश की चांद बीबी। और बेगम बड़ी शहीद आदिल शाही थी, और ये बीजापुर के शासक थी, बीजापुर में शासन की थी। और ताराबाई के बारे में आपको पता है, ये भोंसले वंश की थी, भोंसले। और ये मराठा थे, मराठा थी, ठीक है? तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए। यही पूछा है कि मध्यकालीन भारत की महिला शासकों को उनके कालक्रम अनुसार बताइए। तो देखिए रजिया सुल्तान पहले होगा, तो ये रजिया सुल्तान पहला। फिर मैंने बोला रानी रुद्रम्मा दूसरे नंबर पे आएगी, तो रानी रम्मा दूसरे के नंबर पे आ गई। फिर मैंने बोला मखदूम जहां नहीं है। फिर मैंने बोला रानी दुर्गावती, ये तीसरे नंबर पे आएगी।
फिर मैंने बोला चांद बीबी, चांद बीबी भी है, ये आएगी चौथे नंबर पे। मतलब क्या हुआ, एक यानी ऑप्शन दो, और फिर एक, और फिर तीन, और फिर चार। तो ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, दो एक तीन चार, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि आप पहले रजिया सुल्तान के बारे में याद रखिए, फिर रानी रुद्रम्मा, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रम्मा, मखदूम जहां, मखदूम जहां, मखदूम जहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रम्मा, मखदूम जहां, रानी दुर्गावती, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रम्मा, मखदूम जहां, रानी दुर्गावती, चांद बीबी सुल्तान, चांद बीबी सुल्तान, बेगम बड़ी सहित और मीराबाई, सॉरी ताराबाई, ताराबाई। तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी दिल्ली में, रानी रुद्रम्मा काकतीय वंश की थी द्वार समुद्रम में, मखदूम जहां बहमनी वंश की थी दक्षिण बहमनी में अहमदनगर। ठीक है, रानी दुर्गावती गोंड की थी गढ़क तंगा से, चांद बीबी सुल्तान अहमद शाही थी अहमदनगर से, बेगम बड़ी सहित आदिल शाही थी बीजापुर से, और ताराबाई भोसले मराठा। किस सुल्तान के शासन काल में नायाब ए मामलिकात का पद बनाया गया? तो वो पद बनाया गया बहराम शाह के काल में, बहराम शाह। और इसका मतलब होता है नायाब ए मामलिकात का मतलब होता है अमीरों का संरक्षक। क्या होता है? अमीरों का संरक्षक होता है, अमीरों का संरक्षक होता है। ठीक है, तो नायाब ए मामलिकात का पद बनाया गया है बहराम शाह के द्वारा। 48 बलवन के संबंध में आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो वो असत्य कथन कोई भी नहीं है दोस्तों, इसमें सॉरी असत्य पूछ रहा, तो सब इसमें क्या है? सत्य है। सारे के सारे क्या हैं? तो सत्य हैं। तो देख लेते हैं कौन सा है बलवन के संबंध में। कह रहा है नसरुद्दीन मोहम्मद द्वारा उसे उलूग खां की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, कौन से खां की प्राप्त हुई? तो उलूग खां की। किसके द्वारा? नसरुद्दीन महमूद द्वारा, नसीरुद्दीन महमूद द्वारा उसे उलूग खां की उपाधि प्राप्त हुई। और नवरोज उत्सव को भारत में प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो बलवन ही थे। तो नवरोज उत्सव को भारत में प्रारंभ किया बलवन ने। रक्त और लौह की नीति भी बलवन ने ही शुरू किया। और अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की। तो कौन सी उपाधि धारण की? तो जिले इलाही की धारण बलवन ने की अपनी शक्ति को पाने के बाद। इसका मतलब होता है सुल्तान का प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। जिले इलाही का मतलब होता है सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तब वो प्रतिपादित किया था बलवन ने। किसने? बलवन ने। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो बलवन ने फारसी परंपरा सजदा तथा पैबोस प्रथाएं प्रारंभ की। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। बलवन ने फारसी परंपरा सजदा तथा पैबोस प्रथाएं प्रारंभ की। क्योंकि वह चाहते थे कि अन्य अमीरों की तुलना में सुल्तान का पद मजबूत तथा सुरक्षित रखना चाहते थे। बलवन ने फारसी परंपरा सजदा और पैबोस प्रथाएं प्रारंभ की। कारण था कि वह अन्य अमीरों की तुलना में सुल्तान का पद मजबूत तथा सुरक्षित रखना चाहते थे। तो ये भी पॉइंट क्या है? सही है। अब 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फिर से आपको स्टेटमेंट से आ गए, तो इसमें भी सेम आपको यही ऑप्शन हो जाएंगे। कह रहा है कि बलवन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। तो बात सही है कि बलवन ने ही तो रक्त और लौह की नीति अपनाया था। और बलवन के शासनकाल में दिल्ली के आसपास और दोआब के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब थी। तो ये भी बात सही है कि बलवन के शासनकाल में दिल्ली के आसपास और दोआब के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या थी? खराब थी। मंगोलों से भारतीय क्षेत्रों को वास्तविक खतरा किस कालखंड में पहली बार उत्पन्न हुआ था? तो वो उत्पन्न हुआ था 13वीं शताब्दी के तीसरा दशक में। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी के तीसरा दशक में। मंगोलों से भारतीय क्षेत्रों को वास्तविक खतरा किस कालखंड में पहली बार उत्पन्न हुआ? तो 13वीं शताब्दी का तीसरा दशक में। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मूल के थे? तो वो थे तुर्क अफगान के थे। कौन थे? तुर्क अफगान। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मूल के थे? तो तुर्क अफगान के थे।
फिर अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित अभियानों पर विचार करें और उपरोक्त अभियानों का सही कालक्रम बताना है। तो देखिए, अलाउद्दीन ने जो बरंगल का अभियान किया था दोस्तों, वो 1309 से 1311 के बीच किया था। बरंगल का अभियान कब किया था? तो 1309 से 1311 के बीच में। और चित्तौड़ का अभियान कब किया था? तो 1303 में। और रणथंभौर अभियान कब किया था? तो 1301 में। बाकी क्रम तो आप लगा ही लेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का अभियान किस प्रकार था। तो 1301 में रणथंभौर, यानी कि रण पहले हुआ, और फिर चित्तौड़ माने चित हो गया, रण चित, और फिर बारंग, बारंग बरंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिएगा। कथन और कारण देख लीजिए 56 में। इसका भी आंसर सेम हो जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया। बिल्कुल सही। बाजार नियंत्रण की नीति को किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमण का खतरा सबसे अधिक बढ़ गया था। बिल्कुल सही। अलाउद्दीन के काल में ही मंगोल आक्रमण का सबसे बड़ा खतरा ज्यादा फैल गया था। 57 में देख लीजिए। इसका सी होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। कैसे? अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। बिल्कुल, अलाउद्दीन ने जो दक्षिणी अभियान किया था वो धन की प्राप्ति के लिए किया था। यह दक्षिणी राज्यों के कब्जे में करना चाहता था, नहीं करना चाहता था, धन के लिए गया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? तो वो कौन थे? तो रामचंद्र देव थे। और ये कब आक्रमण किया था? तो 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। कब आक्रमण किया? 1296 में। कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो वो विकसित हुआ अलाउद्दीन खिलजी। कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर में विकसित हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी। कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो वो किसने किया? खालसा भूमि, वैसे मैं बता दूं सरकारी भूमि होता है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये 50 वर्ष वार्षिक औसत के दर से। ठीक है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो वो प्रारंभ की अलाउद्दीन खिलजी ने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में आप लोग को सत्य कथन बताना है। तो बताइए सत्य कथन। इसमें से तीनों ही सत्य कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। कि अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था। ये कैसा शासक था? तो प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। ठीक है। क्या किया? तो राजस्व निश्चित किया। यह प्रथम अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। दूसरा कथन कह रहा है कि इसने प्रथम बार दाग तथा हुलिया पद्धति प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार दाग तथा हुलिया पद्धति प्रारंभ किया। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने द्वार क्षेत्र में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि की पैमाइश के आधार पर किया। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने द्वार क्षेत्र में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि की पैमाइश के आधार पर किया। तो ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए? तो इसमें से तीनों ही कदम उठाए गए। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए? तो भूमि अनुदान की भूमि को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया। भूमि अनुदान की भूमि को खालसा भूमि में क्या किया? तब्दील कर दिया। भू राजस्व के मध्यस्थों की भूमि पर कर लगा दिया गया। भू राजस्व के मध्यस्थों की भूमि पर क्या कर दिया गया? कर लगा दिया गया। और भू राजस्व के निर्धारण में औसत उत्पादन को आधार बनाया गया। तो ये भी बात सही है कि भू राजस्व के निर्धारण में औसत उत्पादन को आधार बनाया गया। 64 नंबर, निम्नलिखित शासकों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं 64 में। देखिए, तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1412 तक रहा था। तुगलक वंश में 1320 से 1412 तक रहा था। ठीक है। और गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, इसमें से यही है कि पहले गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक बने, फिर एमबीटी गयास जीबी, ऐसे याद रख लीजिए, जीएमटी याद रख लीजिए, फिर एमबीटी याद रख लीजिए, और एफएसटी याद रख लीजिए। ठीक है। तो जीएमएफ माने ऐसे एफजीएम ऐसे भी याद रख लीजिए। तो जीएमटी मतलब गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। किसके शासनकाल में तैमूर का आक्रमण भारत पर हुआ? तो वो हुआ है नसरुद्दीन महमूद के काल में। और तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में।
1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण होता है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों के आदेशों में से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो वो कथन मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। और बर्नी ने यह बात कहाँ कहा? तो अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में कहा। तारीख ए फिरोज शाही में कहा। किसने कहा? तारीख ए फिरोज शाही में। जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों को आदेश से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं ये बताने कह रहा है। तो देखिए, उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें तो चारों के चारों ही कथन सही है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किया। मोहम्मद बिन तुगलक कैसा राज्य की स्थापना किया? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की। सती प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। सती प्रथा को रोकने का क्या किया था? प्रयास किया था। इसके काल में अंतिम मंगोल आक्रमण हुआ। ये भी बात सही है। यह अंतिम मंगोल आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ। यह पहला शासक था जिसने होली के त्योहार में भाग लिया। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने होली के त्योहार में भाग लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में क्या शामिल था? इसमें कुछ प्रयोग किए थे। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पढ़ा लिखा था, लेकिन वो अपनी सोच से जिस वक्त परिस्थिति थी, मतलब जिस वर्ष मतलब ये राजा बना, उससे वो 300 वर्ष दूर के बारे में ये सोच रहा था और समझ रहा था, और वो उस 200-300 बाद की चीजों को वो उसी साल इम्प्लीमेंट करना चाहता था। इसलिए इसको बुड़बक राजा के भी नाम से जाना जाता है, पढ़े लिखे अनपढ़ गवार राजा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये बहुत ही होशियार था, इसमें तो कोई दो राय है था नहीं, पढ़ा लिखा था, क्योंकि वो अपनी समय से ज्यादा की सोच रहा था। तो इसमें कह रहा है कि क्या शामिल था मोहम्मद बिन तुगलक के? तो देखिए, इसने राजधानी परिवर्तन करवा दिया था। इसने देवगिरी, जो कि दौलताबाद नाम दिया गया था, माने दिल्ली से राजधानी परिवर्तन कहाँ किया? तो देवगिरी में, और इसको दौलताबाद नाम बदल दिया। इसने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया। कांसा का सिक्का चलाया, जिसको टंका कहा गया। इसने कौन सा सिक्का चलाया? तो कांसा का सिक्का चलवाया, जिसको टंका कहा। कृषि सुधार किए थे, कृषि का सुधार किया, सांकेतिक मुद्रा चलाया। लेकिन मार्केट रिफॉर्म, बाजार सुधार, तो मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वह पहला शासक कौन था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने के लिए कदम उठाया था? तो वो कौन था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? FST, फिरोज शाह तुगलक था। वह पहला शासक कौन था? वह पहला शासक कौन था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों के संस्कृत फारसी में अनुवाद करने के लिए कदम उठाया था? तो वह कौन था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तब वो जो कथन सही है वो डी है, कि फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, और उस विभाग का नाम रखा था दीवाने ए बंदगान। दीवाने ए बंदगान कहा था, उस पोस्ट का नाम था। तो फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया जिसको दीवाने बंदगान कहा जाता है। दीवान दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह कौन था? तो वह दोस्तों फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर भी लेता था। सिंचाई कर जो लेता था उसको हक ए सर्व के नाम से जाना गया। हक ए सर्व एक सिंचाई कर है जो 1/10 भाग लिया जाता था। कितना? 1/10 भाग लिया जाता था। ठीक है। और कृषि के सुधार के रूप में बहुत जाना जाता है। ये बागवानी को भी बढ़ावा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि और बागवानी को भी बढ़ावा दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कौन उपाय किया? फिरोज शाह तुगलक ने। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो वो भी फिरोज शाह तुगलक था। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा? तो नसरुद्दीन महमूद।
75 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन के बारे में बताइए। तो सत्य कथन देख लेते हैं, इसमें से 1, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 सही है। फिरोज शाह तुगलक ने संतों की मजारों पर इबादत के लिए मुस्लिम स्त्रियों पर जाने पर रोक लगा दी। बिल्कुल सही। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि संतों की मजारों पर इबादत के लिए मुस्लिम स्त्रियों को जाने पर रोक लगा दी। और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया कर देने से मुक्त रखा, तो नहीं मुक्त किया था, ब्राह्मणों को भी जजिया कर वसूला था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों के संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाया। वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? तो पहला ऐसा सल्तनत का सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों के संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाए थे। फिरोज शाह तुगलक को सार्वजनिक निर्माण के लिए भी याद किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक को किस लिए याद किया जाता है? तो सार्वजनिक निर्माण के लिए भी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो वो हुआ सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश की स्थापना हुआ भारत में? तो सैयद वंश। सैयद वंश के शासकों ने उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करें तो देखिए इसमें बहुत ही आसान है। 2431 मतलब सबसे पहले खिज्र खां बना। किसने बना? खिज्र खान बना। और दूसरा में मुबारक शाह बना। कौन बना सैयद वंश में? दूसरा तो मुबारक शाह बना। और तीसरा में कौन बन गया? तो तीसरा में मुहम्मद शाह बन गया। मुहम्मद शाह बन गया। और चौथा में कौन बन गया? अल्लाउद्दीन आलम शाह। अल्लाउद्दीन आदम आलम शाह बन गया। आलम शाह। तो ये चारों को इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है। पहले खिज्र खां, मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। मध्यकाल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश कौन था? तो वो था सैयद वंश। कौन था? सैयद वंश। लोधी वंश अफगानी थे। कौन थे? अफगानी थे। लोधी वंश अफगानी थे। अगला प्रश्न, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो वो है बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी। सिकंदर शाह लोधी लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल सिकंदर इब्राहिम, बहलोल सिकंदर इब्राहिम दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासक। और अभी अभी मैंने बताया था अफगान शासक लोधी को मैंने बताया था। लोधी वंश को क्या कहते हैं? तो अफगानी थे। यानी अफगान लोधी वंश बहलोल खान लोधी जो कि लोधी वंश का स्थापना किया था, और सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो वो कौन था? तो वो था दोस्तों सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी ने इस आगरा को 1504 ईस्वी में बनाया था। और यही वो सिकंदर लोधी है जो गुलरुखी, एक मैंने लिख दिया गलत से, गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखता था। 81 नंबर कि निम्नलिखित वंशों ने दिल्ली पर शासन किया, इसको क्रम से सजाना है। तो इसको आराम से क्रम से सजा दीजिए। क्या होगा? पहले गुलाम, पहले क्या हुआ? गुलाम, गुल खिले तो खा से क्या हो गया? खिलजी, खिलजी, गुल खिले, खिलजी। और फिर हो गया सैयद लोधी, सैयद लोधी, सैयद लोधी। और ध्यान रखिए एक यहीं पे और मैं याद करवा देता हूँ, ये दोनों के बीच में तुगलक भी है। तुगलक माने गुलाम गुल खिले, तुगलक, तुगलक सैयद लोधी। इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ वो कौन था? तो वो था दोस्तों इब्राहिम लोधी, जो कि बाबर से मारा गया था, बाबर के हाथों। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ, इब्राहिम लोधी। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लाम नहीं माना। क्यों नहीं माना? तो क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इतिहासकार जो बर्नी थे उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, जिसका कारण था कि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, हिंदू भी थे। निम्नलिखित कथनों पर आप लोग को विचार करना है और कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना है। इसमें से केवल पहला ही सही है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। तो ये बात सही है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों को इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तो ये बात गलत है। एक्चुअली इक्ता व्यवस्था जो था
इक्ता व्यवस्था ये इल्तुतमिश ने चालू किया था। इल्तुतमिश ने, ये एक प्राचीन देसी संस्था नहीं थी, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था चालू किया था। और मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि मीर बख्शी का जो पद है वो दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के साथ नहीं बल्कि मुगल काल में आया था। कब आया था? मुगल काल में। तो मीर बख्शी का पद में कब आया? तो मुगल काल में आया। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है, ये बताने कह रहा हूँ। तो इसमें से दोस्तों जो सुमेलित होगा वो है पहला ही सही है कि दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने चालू करवाया था। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान ए मुस्तखराज किसके द्वारा आया है? तो ये आया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए मुस्तखराज किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए मुस्तखराज किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और दीवान ए कोही किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवान ए कोही MBT के द्वारा। और दीवान ए अर्ज बलबन के द्वारा। दीवान ए अर्ज बलबन के द्वारा। ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं 86 नंबर प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो ये कह रहा है कि कौन है जो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो वो है 1, 3 और 4। खराज, उस्र और मुक्तई। खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। और खुम्स जो है लूट का धन था। खुम्स क्या था? तो धन था किसका? तो लूट का धन था। किसका था? लूट का धन को खुम्स कहा जाता था। ठीक है। और खराज, उस्र, मुक्तई क्या था? तो ये भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था। सल्तनत काल को भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तब वो था चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध राज कानून से था। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज कानून से। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता है? फवाजिल को आप ऐसे समझ नहीं करते हैं कि हमारे पास फाजिल टाइम नहीं है। मतलब फवाजिल मतलब एक्स्ट्रा, मतलब नवासी। नवासी का आंसर क्या हो जाएगा कि इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। अतिरिक्त राशि हमारे पास नहीं है तो तुमको दे दें, यही है फवाजिल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कालानुक्रम में सजाएं। तो देख लीजिए, इसको भी आप इसी तरीके से सजाइए, क्योंकि डेट कितना याद रख लीजिएगा। इसका आंसर बी होगा। बी का मतलब हो गया कि सबसे पहले कुतुब मीनार और उसके बाद नंबर आता है तुगलकाबाद किला, तुगलकाबाद किला। और इसके बाद नंबर आता है लोधी गार्डन, लोधी गार्डन का नंबर आता है। और फिर नंबर आ जाता है 4 फतेहपुर सिकरी का, फतेहपुर सिकरी का। अब देखिए ये बस इसी क्रम में याद रखिए कि पहले कुतुब मीनार बना था भाई, फिर तुगलकाबाद किला बना था, फिर लोधी गार्डन बना था और फिर फतेहपुर सिकरी बना था। अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सबसे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डेट कितना याद रखेंगे, याद थोड़ी ना होगा ये सब में। और याद भी कर लेंगे तो बन जाएगा, वो एग्जाम में गारंटी है थोड़ी ना है। नहीं याद करिएगा तब भी बनेगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एग्जाम में डेट का क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं तो प्रीवियस ईयर देख लीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं पर सही कालानुक्रम बताइए। मैंने बता दिया कि इसको भी ऐसे ही याद रखना है। तो सबसे पहले समझिए कि कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? तो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। इसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु हुआ, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाता। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गया। और इसके बाद पुर्तगाली लोग भारत आ गए। पुर्तगाली लोग क्या हो गए? भारत आ गए। और फिर पुर्तगाली लोग भारत आने के बाद विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल हुआ। विजयनगर में क्या हुआ कि कृष्णदेवराय उफान पे थे, माने कृष्णदेवराय का शासन होने लगा। मध्यकालीन भारत में महतर और पटकली पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो वो होते थे ग्राम मुखिया के लिए। मध्यकालीन में भारत में महतर और पटकिल पदनाम ग्राम मुखिया के लिए होता था। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। कह रहा है कि एक तरफ सल्तनत कालीन विभाग है, दूसरी तरफ काज है। एक तरफ सल्तनत कालीन विभाग है, दूसरी तरफ काज है। पूछ रहा है कि कौन से जो होते हैं वो मतलब कि कार्य किसके किसके हैं। तो देख लीजिए किसके किसके कार्य हैं। तो दीवाने बंदगान आप लोग को बताना है। इसके आंसर हो जाएगा ए कि दीवाने बंदगान जो है वो दास विभाग था। दीवाने बंदगान कैसा विभाग था? तो दास विभाग। दीवाने इंसा राजकीय पत्राचार के लिए, दीवाने इंसा राजकीय पत्राचार के लिए। दीवाने अर्ज
सैन्य विभाग के लिए, दीवाने रियासत धार्मिक प्रबंधन के लिए। तो दीवाने बंदगान दास विभाग, दीवाने इंसा राजकीय पत्राचार, और दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, और दीवाने रिसालत किस विभाग के लिए, तो धार्मिक प्रबंधन के लिए। एक होता था दीवान ए बिजारत बजारत होता था, क्या होता था, दीवाने बजारत होता था। ये किसके लिए होता था, तो वित्त विभाग के होता था, क्या होता था, वित्त विभाग होता था। एक होता था दीवाने अर्ज, अर्ज तो मैंने बता ही दिया किसके लिए, तो सैन्य विभाग के लिए। एक होता था दीवान ए मुस्त खराज, क्या होता था, मुस्त खराज। ये किसके लिए होता था दोस्तों, तो ये होता था राजस्व विभाग था। कौन सा विभाग था, तो राजस्व विभाग था। और खैरात आपको पता है, दीवाने खैरात किस लिए होता था, दीवाने एक खैरात जो होता था वो दान विभाग होता था, दान विभाग होता था, दान विभाग। एक होता था विदेश विभाग, विदेश विभाग को बोला जाता है दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत। ये है रिसालत जो कि धार्मिक प्रबंधन है। एक होता है रसालत जो कि विदेश विभाग का होता है, विदेश विभाग के लिए होता है, ठीक है। एक होता था दीवान ए इस्तेहाक, इस्तेहाक, दीवान ए इस्तेहाक, ये होता था पेंशन विभाग, पेंशन विभाग। एक होता था दीवान ए वकूफ, क्या होता था, दीवान ए वकूफ, ये होता था व्यय विभाग, व्यय विभाग। तो आप लोग इतना याद करके रखे हैं। 93 नंबर हो गया। 94 नंबर, 94 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की इकाइयों के ऊपर से नीचे के क्रम में सही रूप से प्रदर्शित करता है। तब वो प्रदर्शित करता है सूबा, सिख, परगना और गांव, सूबा, सिख, परगना और गांव। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की इकाइयों के ऊपर से नीचे के क्रम में सही रूप से प्रदर्शित करता है, तो सूबा, सिख, परगना और गांव। एक तरफ सल्तनत कालीन पद है, दूसरा तरफ उसके कार्य हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या सही है। इसके सही हो जाएंगे बी ऑप्शन, ठीक है, कि मुकद्दम को मुखिया कहा जाता था, मुखिया, मुकद्दम मुखिया था, ठीक है। मुकद्दम का एक पद था जिसका कार्य था मुखिया का काम था। और बरीद, बरीद क्या था, तो जासूसी करना था, बरीद का काम जासूसी करना था। और खुद, खुद का काम था भूस्वामी, खुद कौन होते थे, तो भूस्वामी होते थे। और आमिल कौन होते थे, तो परगना का प्रमुख होता था। आमिल कौन होता था, तो परगना का प्रमुख होता था, ठीक है। तो इतनी बात तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 96 नंबर, अब इसमें 96 में असरेशन रीजन आ गया। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। इसमें ए सही है और आर क्या है, गलत है। ये सही क्या है कि सल्तनत कालीन राज्य की प्रकृति औपचारिक अर्थ में इस्लामी थी। क्या कह रहा है कि सल्तनत कालीन राज्य की प्रकृति और औपचारिक अर्थ में क्या था, इस्लामी था। ये कह रहा है कि उलमा को राज्य की नीतियों में दखल देने का व्यापक अधिकार प्राप्त था, बिल्कुल नहीं प्राप्त था। 57, इसमें एक तरफ कर है, दूसरी तरफ उसके प्रकार है कि कौन सा कर किस प्रकार का था, ठीक है। देखिए इसमें 5 तरीके के कर हैं। एक को कहा जाता है घरई कर, घरई कर क्या होता है, किसमें से ऑप्शन बी होगा दोस्तों। घरई कर मकान पर लगने वाला कर था, माने घर, घर बोले तो मकान, तो मकान पर लगने वाला कर को घरई। दूसरा हो गया जजिया कर, जजिया तो जानते करते हैं कि गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था। और जक़ात, जक़ात क्या था दोस्तों, तो इस्लाम के विकास के लिए लगने वाला कर, जो इस्लाम को विकास करना उस पर भी कोई कर्म लगे, कर लगेगा ना, वो जक़ात था। चरई माने चराने वाला कर, तो देख लीजिए मवेशियों के ऊपर लगाने वाला कर माने चरई का मतलब चरना, घरई का मतलब घर। खुम्स, जिहाद के सैनिकों द्वारा लूट, लूट का माल, ठीक है। तो आप लोग इतना आराम से याद रख लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक नियंत्रण के प्रभावों के संबंध में क्या सत्य है। इसमें से क्या सत्य है दोस्तों, इसमें से तीनों ही सत्य है कि अमीर वर्ग का दरवाजा और गैर तुर्कों एवं भारतीय मुसलमानों के लिए खोल दिया, बिल्कुल। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक नियंत्रण का प्रभाव क्या हुआ कि अमीर वर्ग का दरवाजा गैर तुर्कों एवं भारतीय मुसलमानों के लिए खोल दिया। और फिर दूसरा क्या हो गया कि राजनीतिक को धर्म से पृथक किया, राजनीतिक को धर्म से अलग कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का विस्तार किया, ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का विस्तार किया। अब फिर से देख लीजिए असरेशन रीजन, इसमें से सी ऑप्शन होगा, ए सही है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन नीति मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना में ज्यादा सफल थी। एमबीटी का जो दक्कन नीति था उससे बढ़िया अलाउद्दीन खिलजी का था। बाकी सी तो गलत, रीजन तो गलत है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न लास्ट, कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो ये बहुत ही आसान है, फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो इस तरीके से दोस्तों मेडावल हिस्ट्री का ये पहला पार्ट आज खत्म हो जाता है। तो आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, कौन से डे होगा उस दिन,
26वें दिन के रूप में मिलेंगे, जिसमें हम आपको विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और सूफी और भक्ति आंदोलन बताएंगे। ठीक है, उससे एमसीक्यू 100। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी मेरा चैनल शेयर करें, और दोस्तों कुछ अगर सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।